नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर पर घिरी मोदी सरकार की, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी की, देखेंगे क्यों पीएम मोदी पर भड़की सोनिया गांधी, राष्ट्रपति राज्यपाल को डेडलाइन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को, जानेंगे अनाथ बच्चों को लेकर राहुल गांधी के बड़े कदम को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एनडीए के मंत्री के बयान से कैसे मेघालय सरकार की हुई फजीहत। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वकीलों को ईडी के समन मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को एजेंसियों को नहीं करना चाहिए समन। गोधरा मामले में गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा के 19 साल बाद सबूतों के अभाव में 3 लोग बरी। कोर्ट बोला जजों से सबूतों के मूल्यांकन में हुई चूक। यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने और उनके मर्जर का मामला, आप सांसद ने फैसले को बताया संवैधानिक। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 446 अंकों के उछाल के साथ 81,337 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 140 अंकों के बढ़त के साथ 24,821 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद की दोनों ही सदनों में चर्चा हुई। पहलगाम की घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार की चूक पर सवाल उठाए। पीएम मोदी के साथ शाह और राजनाथ सिंह को भी घेरा, तो सत्ता पक्ष बैकफुट पर दिखाई दिया। जेपी नड्डा ने तो कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल तक किया, जिससे विपक्ष भड़क उठा। तो सदन में कैसे घिरी मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख चेहरों के बीच बहस देखने को मिली। लेकिन दोनों ही सदनों में विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने ऐसे सवाल पूछे कि सरकार की बोलती बंद हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो संसद में सन्नाटा छा गया। राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि आपने हमारी एयरफोर्स के हाथ बांध दिए थे। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने माना था कि हमारे विमानों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि कितने गिरे, ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्यों गिरे। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब उनकी छवि बचाने के लिए किया गया। राहुल ने सीधे पीएम को चुनौती दी कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो पीएम संसद में उसके दावों का खंडन करे। उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए ये भी कहा कि आप इंदिरा गांधी के 30% भी नहीं हैं। चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा में चूक के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने कदम पीछे क्यों खींचे। ऐसा लग रहा था कि पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के मित्र ने सीज फायर की घोषणा कर दी और पूरा माहौल ही बदल गया। यही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा हम सब आतंकवादियों के मारे जाने के पक्ष में हैं, लेकिन ये सवाल जरूरी है कि ये ऑपरेशन ठीक उसी वक्त क्यों हुआ जब संसद में चर्चा चल रही थी। क्या इसका मकसद राजनीतिक लाभ उठाना था? प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आप मुंबई की बात करते हैं, मुंबई पर हमला हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, सीएम का इस्तीफा हुआ, लेकिन पहलगाम में हमला हुआ तो फिर गृह मंत्री अभी तक कुर्सी पर क्यों है? इसके अलावा राज्यसभा में माहौल उस समय गर्मा गया जब जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर विपक्ष ने जोरदार हल्ला बोल किया। नौबत यहां तक आ गई कि जेपी नड्डा को भरी सभा में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा कि आप अपनी पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो गया है, इसलिए आप अपनी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खोकर। इतना ही कहना था कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। फिर जेपी नड्डा ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इसके बाद उपसभापति ने उस शब्द को एक्सपंज कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष ने सरकार के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग भी घिरता दिखाई दिया। बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपने लिखित दलीलें पेश करने का आदेश दिया। तो वहीं इस प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की आशंका पर कड़ी चेतावनी भी दे दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस वक्त एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इसे लेकर लगातार अपना विरोध जता रहा है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि अगर इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता या गड़बड़ी पाई गई
तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेगा। उधर चुनाव आयोग ने कोर्ट को जानकारी दी कि बिहार में वोटर लिस्ट के मसौदे को प्रकाशित कर दिया गया है और इसकी कॉपियां सभी पार्टियों को उपलब्ध करा दी गई हैं। मसौदा सूची को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है, जिससे उनका वोटिंग का अधिकार छिन सकता है। बेंच ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे कानून का पालन करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो किसी भी गड़बड़ी को सबूतों के साथ अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त की तारीख तय की है। यह मामला बिहार में वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। अब सबकी निगाहें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दे दी है, तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी पीएम मोदी पर भड़क उठी। गजा में करीब 2 साल से इजरायली हमले हो रहे हैं। अब तक करीब 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे गजा में खाने पीने का संकट लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, जिस पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने तीखे सवाल किए हैं। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायली हमलों की वजह से गजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जिस पर अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भड़क उठी। इजरायल गजा के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने पीएम मोदी से गजा संकट पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। सोनिया गांधी ने इजरायल गजा के बीच जारी संघर्ष को लेकर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इजरायल की तरफ से गजा पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। सोनिया गांधी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इजरायल पर किए गए हमले और बंधक संकट की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, लेकिन गजा में इजरायल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आपराधिक रही है। पिछले 2 सालों में 17,000 मासूमों सहित 55,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई है। सोनिया गांधी ने लेख में आगे लिखा है कि गजा की आवासीय इमारतें, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को जानबूझकर तबाह किया गया। इजरायली रक्षा बलों ने भोजन, दवा और ईंधन की आपूर्ति को नाकेबंदी से बाधित कर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों को भोजन भी नहीं मिल रहा है। ये मानवता के खिलाफ अपराध है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता को रोकने और भोजन की तलाश में जुटे नागरिकों पर गोलीबारी की घटनाएं चिंताजनक है। गजा में तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को भारत की ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप साहसिक और साफ रुख अपनाना चाहिए, ताकि गजा के लोगों को न्याय मिले और भारत वैश्विक मंच पर फिर से नैतिक नेतृत्व का प्रतीक बने। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस पर क्या रुख अपनाते हैं। सोनिया का लेख चर्चा में बना हुआ है, तो नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई हैं। लंबे वक्त से इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकते हैं, या फिर इसके लिए समय सीमा तय होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तारीखें तय कर दी हैं। इसमें समर्थन वाले राज्यों और विरोध करने वाले राज्यों को दलीलें पेश करने के लिए अलग अलग तारीखें दी गई हैं, तो साथ ही जवाबी दलीलें सुनने की भी तारीख तय हो चुकी है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बिलों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की जा सकती है, या बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इस संवैधानिक मसले पर सुनवाई की तारीखें तय कर दी हैं। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को 12 अगस्त तक लिखित पक्ष जमा करने का आदेश दिया है। 19 अगस्त से शुरू होने वाले इस सुनवाई में सवाल यही है कि क्या बिलों पर मंजूरी के लिए समय सीमा तय की जा सकती है, या राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा 19, 20, 21 और 26 अगस्त को केंद्र और रेफरेंस का समर्थन करने वाले राज्यों की दलीलें सुनी जाएंगी। वहीं 28 अगस्त और 2, 3 और 9 सितंबर को विरोध करने वाले राज्यों की सुनवाई होगी। जवाबी दलीलें 10 सितंबर को सुनी जाएंगी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों के साथ राय मांगी थी। इनमें अनुच्छेद 200 और 201 के तहत उनकी और राज्यपालों की शक्तियों का दायरा शामिल है। ये मामला पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि तमिलनाडु के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा से पास बिलों को राज्यपालों की तरफ से लंबित किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस टकराव को कैसे सुलझाएगा, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या फैसला करता है, ये देखना होगा। तो राहुल गांधी ने एक हैरान कर देने वाला फैसला किया है, लेकिन इस बार एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। दरअसल पहलगांव हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में।
राहुल गांधी ने 22 बच्चों को गोद ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 22 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया था। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि 7 से 10 मई के बीच राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में और ड्रोन हमलों में भारी तबाही हुई थी, जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई। राहुल गांधी ने हमले के बाद पुंछ का दौरा कर शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की थी। उन्होंने कर्रा से ऐसे स्कूली बच्चों की सूची तैयार करने को कहा था जिन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को ही खो दिया है। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड से भी लिस्ट का मिलान करने को कहा था। सारे प्रोसेस के बाद लिस्ट बनाकर राहुल गांधी को भेजी गई। कांग्रेस नेता कर्रा ने आगे बताया कि इस पहल का उद्देश्य इन बच्चों को सहारा देना है, जिससे उनकी पढ़ाई ना रुके। साथ ही राहुल गांधी मदद की पहली किस्त बुधवार यानी 30 जुलाई को जारी करेंगे। इन रुपयों से बच्चों के स्कूल की फीस भरी जाएगी ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। बच्चों को ग्रेजुएट होने तक पढ़ाया जाएगा। इंटर के बाद अगर वो कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करना चाहेंगे तो उसका खर्च भी राहुल गांधी ही उठाएंगे। अब इस खबर के आने के बाद हर तरफ राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है तो ईरान को अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, लेकिन अब तक वो ईरान को झुकाने में कामयाब नहीं हो पाया। और अब जब सारे पैतरे फेल हो गए तो अमेरिका की तरफ से कोशिश ये शुरू हो गई है कि ईरान में खामेनेई के शासन का ही अंत कर दे। खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान में तख्तापलट की तैयारी में है। वहीं ईरान की तरफ से भी अमेरिका को धमकी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान लेने की तैयारी में है या फिर उन्हें सत्ता से हटाने के लिए बड़ी साजिश रच रहा है। दरअसल फिलहाल इजरायल की तरफ से भले ही ईरान को लेकर कोई बयान सामने नहीं आ रहा, इसकी वजह भी है क्योंकि इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन ईरान के साथ का मोर्चा अब अमेरिका ने संभाल लिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान पर जोर नहीं चल रहा, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान में खामेनेई की सत्ता खत्म करने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए मोसाद के एजेंट भी सक्रिय हो चुके हैं। वो खामेनेई के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए सुप्रीम लीडर की जान ले सकते हैं या तख्ता पलट भी करा सकते हैं। इस बीच ईरान के पूर्व शासक के बेटे रजा पहलवी ने भी एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सेना के अंदर से बड़ी संख्या में अधिकारी उनसे संपर्क कर रहे हैं। इनका मकसद है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सरकार को गिराना और देश को लोकतंत्र की ओर ले जाना। एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता के ही खिलाफ गहरी साजिश के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान के तेवरों में बदलाव नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक बार फिर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर आने वाले समय में अमेरिका या इजरायल उसके परमाणु ठिकानों पर कोई और हमला करते हैं तो वो बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के जवाब में दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने फिर से अपनी परमाणु गतिविधियां शुरू की तो उसके परमाणु प्रोग्राम का अंत कर दिया जाएगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में नहीं झुकेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एनडीए सरकार के मंत्री के अजीबोगरीब बयान को। मेघालय से करीब 4000 टन से ज्यादा कोयला गायब हो गया, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने राज्य की एनडीए सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने कोयले की निगरानी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो क्या कुछ कहा मंत्री ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मेघालय की एनडीए सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है और इसके पीछे की वजह है राज्य मंत्री का एक बयान। मंत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के कारण कोयला बह गया होगा। आबकारी मंत्री किरमेन शायला ने कहा, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, आप कभी नहीं जानते, बारिश के कारण कोयला बह गया होगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। हालांकि मंत्री ने ये साफ किया कि वो कोयला के गायब होने को सही नहीं ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं सिर्फ बारिश को दोष नहीं दे सकता, ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी, मेरे पास सच में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अब उनके इस बयान को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। मंत्री का ये बयान हाईकोर्ट की फटकार के बाद आया है। दरअसल मेघालय में अचानक से 4000 टन से ज्यादा कोयला गायब हो गया। इसकी चर्चा होने लगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोयला गायब हो गया। इस मामले में मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य की एनडीए सरकार को फटकार लगाई और इतनी बड़ी मात्रा में कोयले के गायब होने की वजह से बनी खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया
जिनकी निगरानी में कोयला गायब हुआ। ऐसे में अवैध ट्रांसपोर्टेशन के बारे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि इतने कोयले को आसमान खा गया या धरती निकल गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ है, और खासकर जब सरकार का कोई मंत्री ऐसा बयान दे तो सवाल और गहरा जाते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।